डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ये पूरी तरह भरोसे पर चलता है ना? पर कभी सोचा है कि इस भरोसे की बुनियाद क्या है? असल में ये कानून और नैतिकता का एक बहुत ही जरूरी पर थोड़ा उलझा हुआ ताना बाना है। तो चलिए आज इसी दुनिया की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में मेडिकल लॉ और एथिक्स काम कैसे करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से नियम हैं जो एक डॉक्टर के फर्ज और एक मरीज के हक को तय करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, चाहे हम मरीज हों, उनके परिवार वाले या फिर खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मेडिकल एथिक्स की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कानूनी ढांचा क्या है। उसके बाद मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे गंभीर मुद्दों, मरीजों के अधिकारों और आखिर में भविष्य में क्या चुनौतियां और सुधार हैं, इन सब पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इंडियाज मेडिकल एथिकल कंपास। देखिए, कोई भी कानून लिखे जाने से पहले कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जो पूरे मेडिकल प्रोफेशन को गाइड करते हैं। यही इस पेशे की असली नींव है। तो ये मेडिकल एथिक्स आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो नैतिक सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि मेडिकल फील्ड में सही बर्ताव क्या है। ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर और मरीज के बीच के भरोसे वाले रिश्ते की आत्मा है। अब ये जो पूरी मेडिकल एथिक्स की इमारत है वो इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला है ऑटोनॉमी, मतलब मरीज को अपने इलाज से जुड़े फैसले खुद लेने का पूरा हक है। दूसरा बेनिफिसेंस, यानी डॉक्टर का फर्ज है कि वो हमेशा मरीज के भले के लिए ही काम करे। तीसरा है नॉन मैलिफिसेंस, जिसका सीधा सा मतलब है डू नो हार्म, किसी भी हाल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और चौथा जस्टिस, यानी हर मरीज के साथ बराबरी का, बिना किसी भेदभाव के बर्ताव हो। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात। अब देखते हैं कि इन्हें असल में लागू कैसे किया जाता है। सेक्शन 2, द लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कैसे नैतिकता को ऐसे नियमों में बदला जाता है जिन्हें लागू करवाया जा सके। भारत में हेल्थ केयर को रेगुलेट करने का एक डुअल स्ट्रक्चर है। संविधान के हिसाब से पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है। इसका मतलब असल जिम्मेवारी राज्यों की होती है, लेकिन केंद्र सरकार भी मेडिकल प्रोफेशन जैसे कुछ जरूरी मामलों में अपनी भूमिका निभाती है। तो इस रूल बुक में कौन कौन से बड़े कानून हैं? देखिए, एक तो है 2019 का नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, जो नए जमाने के स्टैंडर्ड्स तय करता है। फिर हैं 2002 के एथिक्स रेगुलेशंस, जो डॉक्टरों के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। और इनके साथ ही क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इस पूरे ढांचे को मजबूत करते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 3, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड लायबिलिटी। यह वो स्थिति है जब इलाज में लापरवाही की वजह से भरोसा टूटता है और फिर कानून अपना काम करता है। अब लापरवाही के लिए 2 तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मामले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं, उनका फोकस मुआवजे पर होता है, जबकि क्रिमिनल मामले जो आईपीसी के तहत आते हैं, उनमें बहुत बड़ी लापरवाही जिससे किसी की जान चली जाए, उसके लिए सजा पर जोर होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के जैकब मैथ्यू केस में यह साफ कर दिया था कि किसी भी लापरवाही को क्रिमिनल तभी माना जाएगा जब वो ग्रॉस नेग्लिजेंस हो, मतलब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस से बहुत बड़ी चूक हुई हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर गलती क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, इसके लिए सबूत का स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है। अगर मुआवजे का दावा करना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 लेवल का सिस्टम है। 1 करोड़ रुपए तक के दावे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं। अगर दावा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है तो मामला स्टेट कमीशन में जाता है, और 10 करोड़ से ऊपर के सारे मामले नेशनल कमीशन सुनता है। अब तक हमने डॉक्टर और कानून के नजरिए से बात की, अब मरीज के हक की बात करते हैं। सेक्शन 4, पेशेंट राइट्स, कंसेंट एंड प्राइवेसी। ये सेक्शन इस बारे में है कि हेल्थ केयर में मरीज की आवाज कितनी जरूरी है। एक बहुत ही अहम अधिकार है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी सूचित सहमति। ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें मरीज को इलाज के सारे फायदे, नुकसान और दूसरे विकल्प ठीक से समझाए जाते हैं, और उसके बाद वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से हाँ कहता है। समीरा कोहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके सिद्धांतों को भारत में और मजबूत किया था। और हाँ, किसी भी सहमति को कानूनी तौर पर सही मानने के लिए ये 4 बातें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, डॉक्टर पूरी जानकारी दे। दूसरी, मरीज उस जानकारी को ठीक से समझे। तीसरी,
फैसला बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से लिया गया हो, और चौथी, फैसला लेने वाला कानूनी और मानसिक रूप से सक्षम हो। सहमति के अलावा प्राइवेसी भी एक बड़ा अधिकार है। भारत में कई कानून मरीजों के हेल्थ डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। 2023 का डीपीडीपी एक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी हेल्थ डेटा के लिए सहमति जरूरी है, और मेडिकल काउंसिल के नियम तो साफ साफ कहते हैं कि डॉक्टर मरीज की कोई भी जानकारी किसी से शेयर नहीं कर सकते। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 5, चैलेंजेस एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स। यहां हम देखेंगे कि मेडिकल लॉ का माहौल कैसे बदल रहा है और आगे की राह क्या है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400%। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। पिछले कुछ सालों में कंज्यूमर कोर्ट्स में मेडिकल लापरवाही के मामले करीब 400% तक बढ़ गए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि डॉक्टर और मरीज के बीच जो भरोसे का रिश्ता है, उसमें तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस 400% की पूरी कहानी समझना भी जरूरी है। डेटा ये बताता है कि मामले भले ही बड़े हों, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 से 15% ही असल में जायज़ दावे होते हैं। इसका मतलब ये है कि करीब 85% मामलों में डॉक्टरों को खुद को डिफेंड करना पड़ता है, जो उन पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो इस बिगड़ते हुए बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए? हाल ही में हुए एक नेशनल कन्वेंशन में कुछ ज़रूरी सुधारों पर बात हुई, जैसे ऐसे मामलों के लिए खास मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाए जाएं, नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन मॉडल अपनाया जाए, और केस फाइल करने से पहले ही किसी एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी कर दिया जाए। इन सभी कानूनों, नियमों और सुधारों का आखिरी में एक ही मकसद है, मरीज की सुरक्षा और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अधिकारों के बीच एक सही संतुलन बनाना, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो दोनों के लिए फेयर हो। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत का सिस्टम मरीजों के लिए इंसाफ कैसे पक्का कर सकता है बिना डिफेंसिव मेडिसिन का कल्चर बनाए? मतलब एक ऐसा माहौल जहां डॉक्टर केस के डर से गैर जरूरी टेस्ट्स और इलाज करने लगें। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जिस पर एक हेल्दी समाज का भविष्य टिका है।